हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ के साथ जबरदस्त तरीके से अपनी बीएसटीसी की पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। मैं स्वीटी गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ 2022 पीवाईक्यू, यानी कि 2022 में किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में, के बारे में आज हम पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते रहिए किस तरह का पीवाईक्यू 2022 था। इसी के बेस पर आपका 2026 का भी पेपर बनने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। जिस भी बच्चे ने अगर अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो इस तरीका का अगर पीवाईक्यू सेशन भी अटेंड किया है तो भी बेटा आपका बेस बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी। तो फटाफट से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 2022 पीवाईक्यू सेशन। देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलिएगा देखते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन को। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक है तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। यानी एक शिक्षार्थी की तरह, एक विद्यार्थी की तरह आपको यहाँ सोचना है और यहाँ आपको बताना है। अगर आपके स्कूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर होते हैं, यानी कि या तो उनके सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकती है, कोई मैथ्स का टीचर, कोई इंग्लिश का, कोई हिंदी का, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। साथ के साथ किसी की मैं कहूँ अगर योग्यताओं में भी फर्क है या फिर उनके जाति और रंग में भी विभेद है तो आपका उनके प्रति कैसा मानसिकता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कोई विभेद नहीं रखेंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास में है उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, उनसे केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो एक शिक्षार्थी होने के नाते आपको किसी भी टीचर में बेटा कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। सबको आपको कैसा रखना है, समान रखना है, यानी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके 2022 में और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2026 में भी बनने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेद और कुशल प्रबंधन करने में सहायक। अगर किसी व्यक्ति को सामूहिक रूप से प्रशंसा करनी हो तो हम उसको एक प्राइज दे करके, पुरस्कार दे करके उसका क्या कर सकते हैं बेटा, सम्मान कर सकते हैं। जैसे स्कूल में आपको एनुअल डे पर, रिपब्लिक डे पर और कौन से डे पर, 15 अगस्त पर आपको पुरस्कार दिए जाते थे, प्राइज मिलती थी, शील्ड मिलती थी, जिसके जरिए आपका क्या होता था, वहां ग्रुप में व्यक्तिगत रूप से या फिर आपका ग्रुप में सम्मान होता था। तो ये किसको दर्शाता है, पुरस्कार को, जिससे व्यक्ति अनुशासन में भी रहता है और आगे कार्य करने के लिए भी विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, प्रतिद्वंदी, मित्र, सहयोगी और विरोधी होते हैं। तो एक दूसरे के शिक्षक और प्राचार्य कैसे होते हैं बेटा, सहयोगी होते हैं। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड एनसीसी के टोली के नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। यानी कि यहाँ पर किसको चूज करना है आपको, एक नेता को, एक लीडर को चुनना है। और जब हमने एमसीक्यूज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करे थे बेटा, तब मैंने आपको लीडरशिप वाला जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक लीडर में, एक नेता होने में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभावी नेतृत्व का, आदर्शवादी, शिक्षित होना चाहिए,
साथ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए, जिसमें नैतिकता, मौलिकता, लोचनीयता तीनों गुण प्रेजेंट हो। साथ के साथ अपने अनुयायी यानी उसके ग्रुप के मेंबर के लिए हित में सोचने वाला होना चाहिए। ये सभी विशेषता बेटा किसकी होनी चाहिए? एक नेता की यानी छात्र नेता की होनी चाहिए, और उसी का हम चुनाव करेंगे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का हम चुनाव करेंगे, जो अपनी बात को सामने वाले तक बिल्कुल प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाएगा। साथ के साथ बहिर्मुखी भी होना चाहिए, यानी कि एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार में कुशलता लाना और छात्रों में भेदभाव सिखाना। तो एक शिक्षक का बेटा सबसे पहला और जरूरी काम ही यही होता है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें बच्चे को अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़ाना, उसे कक्षा में उत्तीर्ण करना, उसे सामाजिकता का भी नॉलेज देना। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। किसके द्वारा? एक शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सदा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत है। बताइएगा। मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, उचित और कल्याणकारी। यानी नेता अपने अनुयायियों का, जो उसके ग्रुप के मेंबर होते हैं, उनके लिए हितकारी और कैसा होना चाहिए बेटा? कल्याणकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेता का समय होना चाहिए। नेता, अब आपके दिमाग में आया होगा कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। देखिए बेटा, जैसे एक स्कूल का नेता उसका प्रिंसिपल होता है, एक क्लास का नेता उस क्लास का क्लास टीचर, और अस्थायी मॉनिटर भी उस क्लास का नेता होता है। सेम उसी तरह नेता का समय या तो अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए या सोने के लिए। तो एक नेता जो होता है बेटा, उसका पूरा का पूरा टाइम अपने देश के लिए होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? अपने देश के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रकृति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य देकर, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य करवा के, उत्तम पुस्तकों का लेख और शिक्षण कार्य में पलायन यानी कि भाग जाएंगे। और आपको एक शिक्षक होने की भांति, एक शिक्षक की तरह यहाँ सोचकर आंसर्स बताने हैं। और मैंने आपको कहा था टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते समय आपको पूरी मानसिकता एक शिक्षक की तरह रखनी होती है। तो यहाँ पर बेटा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य देकर, ताकि बच्चे को ना तो ट्यूशन की जरूरत हो, ना ही किसी अन्य सोर्स की। उसे क्लास में ही इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छे से कंटेंट डिलीवरी, इतना अच्छे से उसको कंटेंट डिलीवरी आप प्रोवाइड करवाएं कि बच्चा वहीं पर चीजों को अच्छी तरह से याद कर सके। ठीक है, क्योंकि घर जाने के पास तो बच्चे के पास बहुत काम होता है, उसे क्रिकेट खेलने जाना होता है, दोस्तों के साथ घूमना होता है। तो बेटा एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का परम धर्य यही है कि उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं? यहाँ पूछा है बेटा शिक्षक के कौन से निजी गुण। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालु और प्रबंध क्षमता। तो बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहां पर आपको बताना है बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, शिक्षण को संवेदनशीलता प्रभावित करती है, सामाजिक कुशलता भी प्रभावित करती है, दयालुता और प्रबंधन क्षमता। यानी टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? संवेदनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए, सामाजिक कुशलता बिल्कुल होनी चाहिए,
प्रबंधन क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन दयालुता यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में उचित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। या तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, या फिर असत्य है, या फिर संभवतः या कुछ कह नहीं सकते। देखो बेटा, संप्रेषण क्या होता है? समान अर्थों वाले विचारों, तथ्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसमें व्यक्ति की भावना, संवेग और साथ के साथ में क्या हो, हाव भाव व्यक्त होते हो। अब जरूरी नहीं है कि क्लास में एक टीचर का हमेशा ही नाटकीय पूर्ण व्यवहार हो। टीचर कभी तो सीरियस भी होगा ना बेटा। जरूरी नहीं है कि हर चीज की एक्सप्लेनेशन वो एक नाटकीय रूप, एक ड्रामेटिकली फॉर्म में आपको प्रोवाइड करे। तो ये पूर्ण रूप से नाटकीय हो, ये बात सत्य नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं असत्य है। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात सामने वाले तक एकदम प्रभावी तरीके से बताना चाहता है। क्या पता क्लास में कोई सीरियस टॉपिक चल रहा हो, तो उसमें आप पूरा रूप से नाटकीय नहीं हो सकते हैं। ये बात असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रेषण व्यापक रूप से यानी कि पशु पक्षियों के मध्य होता है, यानी किन किन के मध्य हो सकता है? केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है। तो बेटा कम्युनिकेशन में मैंने बताया था आपको दो चीजें होना बहुत जरूरी है, पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर, और दूसरा पॉइंट है मीडियम यानी कि माध्यम। माध्यम के जरिए हम अपनी बात, हम अपने विचार सामने वाले तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? पशु पक्षियों व मनुष्यों में मध्य विद्यमान होता है, क्योंकि दोनों में ही कम्युनिकेशन होता है। दोनों के पास अपनी अपने माध्यम के रूप में भाषा, अपना लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो संप्रेषण कर सकते हैं। और संप्रेषण की अगर हम बात करें बेटा, तो संप्रेषण की उत्पत्ति कौन से भाषा से? लैटिन भाषा से हुई है। कौन से शब्द से? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। और संप्रेषण के लिए अलग अलग शिक्षा मनोविज्ञान ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी है कि समान अर्थों, विचारों और तथ्यों को आगे तक पहुंचाना या फिर किस पे, रिसीवर तक पहुंचाना ही क्या होता है, संप्रेषण होता है। ठीक है, संप्रेषण का उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुआ है। संप्रेषण में माध्यम जरूरी है। माध्यम में हम भाषा रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, इशारे रख सकते हैं, या फिर पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? बताइए। एक शिक्षक होने के नाते यहाँ पर आपको सोचना है और सोचकर बताइएगा कैसा होना चाहिए। या तो अनुशासित होगा, पक्षपात पूर्ण, सामान्य छात्र की भांति और पुत्र की भांति। तो बेटा एक शिक्षक होने के नाते आपको सभी शिक्षार्थियों को एकदम समान रूप से रखना है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? पक्षपात पूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, शिक्षक व शिक्षा विद्यार्थियों पर रौब डाला जा सकता है। विद्यार्थी सदैव भयभीत यानी डरे बने रहते हैं। विद्यार्थियों के अनुशासन, गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। लास्ट है, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विद्यार्थियों के अनुसार गृह कार्य, अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना किस लिए आवश्यक हो जाता है? क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है,
यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो यहाँ पर बेटा जो सबसे सटीक आंसर, सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। ठीक है, और मूल्यांकन जो है वो हम साल के अंत में भी करते हैं, साल के शुरुआत में भी करते हैं, सत्र के मध्य में भी करते हैं, यानी कभी भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के जरिए हमें ये पता चलता है कि कितना विद्यार्थी ने अभी तक पढ़ा है, कितना उसको अभी और पढ़ने की जरूरत है। यानी कि मूल्यांकन एक निदानात्मक प्रोसेस है, उपचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? एक अच्छे स्कूल का होता है, पाठ्य पुस्तकों का होता है, माता पिता धनवान हो इसका होगा, या फिर योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो टीचर जितना डेडिकेट होता है अपने बच्चे को पढ़ाने में बेटा, उतना ही बच्चा विकसित होता है, उतना ही बच्चा पढ़ाई करता है। तो बिल्कुल बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जाम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है कौन सा? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म और हॉल। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जाम नेता यानी कि शुरुआती नेता हो जाएगा ये। यहाँ क्या हो जाएगा? शुरुआत नेता की, इसको हम बोल देंगे शुरुआत, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अगर आपने नेता बनने का सोचा था, या नेता बनने की आप में जो प्रवृत्ति है वो कहां से मिली बेटा आपको? आपके स्कूल से। कहां से? आपके स्कूल से ये प्रवृत्ति आपको मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है, बताइएगा क्या उद्देश्य होगा? व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदी तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, वह समूह मानकों को ग्रहण करने के योग्य बनाना। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। कब बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा? बताइएगा। यदि बालक के माता पिता उचित लाड़ प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करें, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिल सके, यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दंडात्मक यानी पनिशमेंट वाला नेचर रखें, यदि शिक्षक बालकों के कठोर अनुशासन में रहे। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर होगा कि सबसे पहले तो बच्चे के जो माता पिता है वो उसे उचित लाड़ प्यार दे, यानी जहां डांटना हो वहां डांटे और अपनी सीमाओं के अकॉर्डिंग बच्चे को लाड़ करें, और साथ में सामाजिक नियमों का सावधानी से भी पालन करें। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो बालक कैसा होगा? पशुवत होगा, असामाजिक, कुसामाजिक और पूर्ण सामाजिक। अगर बच्चे का बेटा सामाजिक विकास ही नहीं होगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा? असामाजिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बताइएगा आप लोग, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, साथ के साथ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। वैसे तो बेटा चारों के चारों पॉइंट जो है वो कि एक टीचर के क्राइटेरिया को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन एक एक को समझते हुए चलते हैं। पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना बिल्कुल टीचर का काम होता है।
बच्चे को प्रभावी शिक्षा देना सबसे अच्छा काम ही शिक्षक का ये है कि बच्चे को प्रभावी शिक्षा दी जाए, जिसमें बच्चे के सोचने समझने की क्षमता अपने सामाजिक तरीके से हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी संप्रेषण जिसका मतलब होता है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिस्ट कौन सी भाषा से आया है? कम्युनिस्ट आया है बेटा लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा का। कौन से शब्द से? शब्द हमारे पास हो जाएगा कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट शब्द से आया है। और शिक्षा में सुनने की इंपॉर्टेंट भूमिका है या नहीं? तो संप्रेषण पढ़ते समय जब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमने किए थे, हर एक चैप्टर को जब हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण करते समय दो लोगों का होना अनिवार्य है, जिसमें द्विध्रुवीय संप्रेषण होता है। यानी कि एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर, एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला होता है। तो क्या सिर्फ सुनने की महत्वपूर्ण योग्यता है? क्या आप बिना बोले संप्रेषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ही नहीं कर सकते बेटा। क्या सिर्फ आप अगर मान लीजिए आपने किसी को फोन किया है और वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, आपका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर आप सिर्फ बोले जा रहे और वो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। सिर्फ आपका बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सामने वाले का सुनना और सुनकर जवाब देना भी जरूरी है। तो इस कथन को हम कह देंगे बिल्कुल ही कहीं गलत है। तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। संप्रेषण करते समय हमेशा दो लोगों की जरूरत पड़ती है, पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। इसके साथ में उसके पास में कुछ ना कुछ विचार या फिर मैं बोलूं कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होना चाहिए। और तीसरा फैक्टर है माध्यम, मीडियम की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, मीडियम। अब मीडियम को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? मीडियम या तो आप कॉल के द्वारा, लिखित पत्रों द्वारा, मौखिक पत्रों द्वारा या फिर ऑनलाइन चीजों के द्वारा आप आपके संप्रेषण को बना सकते हैं। साथ के साथ संप्रेषण में बेटा कुछ बाधाएं भी होती है, जरूरी नहीं है कि संप्रेषण हमेशा अच्छा ही चलता रहे। जैसे संप्रेषण में सबसे पहली बाधा हम बात करें तो आपकी वातावरण संबंधी बाधा। कौन सी बाधा? बाधा नंबर 1, बाधा। तो बाधा में पहली हो जाएगी वातावरण वाली बाधा, जिसमें या तो आपके मम्मी पापा आ सकते हैं, आपके घर परिवार पड़ोस रिश्तेदार यहाँ पर कम्युनिकेशन में आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर समय की कमी। तीसरा है संयम दूरी, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से एक लिमिटेड दूरी बना करके संप्रेषण कर सकते हैं। साथ के साथ भाषा संबंधी भी होता है, जैसे कि व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना। आप किसी से संप्रेषण कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको उसी की सेम लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति का हकलाना तुतलाना, ये सभी भी संप्रेषण में बाधा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है संप्रेषण में बाधा। तीसरा है तकनीकी दूरियां, यानी टेक्निकली एरर, जैसे कि माइक खराब हो गया, फोन में रिचार्ज चला गया या फिर फोन का स्पीकर खराब हो गया, तो ये सभी बेटा संप्रेषण की बाधाएं होती है। तो एक ही क्वेश्चन में पूरा संप्रेषण एक्सप्लेन हो चुका है और यहाँ पर सुनने की महत्वपूर्ण कथन है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल संप्रेषण सुनने का एक महत्वपूर्ण कथन है, ये बात सही है। ठीक है, गलत नहीं, सुनने का महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेतृत्व एक विशेष प्रकार का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द कह सकते हैं। यहाँ पूछा है बेटा नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। सबसे पहले एक बार ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम जानेंगे नेतृत्व होता क्या है, क्या क्या नेतृत्व की विशेषताएं होती है। प्रभुत्व और अधीनता, इसी के साथ प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी और प्रभुत्व और अनुगम गमन। तो बताइए क्या हो जाएगा?
नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें प्रभुत्व तो होता का होता है और प्रभुत्व के साथ व्यवस्था भी बनती है। इसी के साथ अगर हम नेतृत्व की परिभाषा देखें तो अपनी बात को सामने वाले तक प्रभावी तरीके से व्यक्त करना ही नेतृत्व का गुण प्रदर्शित करता है। इसमें बच्चे में अलग से फैक्टर होता है, जैसे कि पहला बहिर्मुखी होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? तो नेता, यहां पर हम देखते हैं नेता कैसा हो, जिसमें कौन कौन से गुण हो बेटा? सबसे पहले बहिर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी के बाद में प्रभुत्व व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, प्रभुत्व व्यक्तित्व वाला, ठीक है। इसी के साथ में सामाजिक होना चाहिए, यानी समाज की सभी गतिविधियों में उसका रोल होना चाहिए। इसी के साथ में नेता जो है वो बेटा शिक्षित भी होना चाहिए। अगर नेता शिक्षित होगा तभी तो वो अपने समाज को अच्छे विचारों को उत्पन्न करवा पाएगा। साथ के साथ एक नेता कैसा होना चाहिए बेटा? निष्पक्ष होना चाहिए। नेता कैसा हो चाहिए? कुशल संप्रेषण वाला होना चाहिए, कुशल संप्रेषण। तो अगर एक नेता है तो उसमें ये सारे के सारे फैक्टर मौजूद होने चाहिए। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, जो अपनी बात सामने वाले तक ही नहीं पहुंचा पाए तो वो कैसा होगा नेता, ठीक है। तो यहाँ पर नेता प्रभुत्व और व्यवस्था वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है, क्या ये बात कहना सही है? निसंदेह, असहमत, संभवतः और कम सहमत। तो आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, तो इसको हम कह देंगे संभवतः असहमत है। आज के भी जो युवा नेता हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले के नेता हुआ करते थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर ही टाइम पर नहीं आएगा तो बच्चे कैसे टाइम पर आएंगे? टीचर को देखकर ही तो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे शिक्षक के आदर्शों का पालन करते हैं। शिक्षक जैसे जैसे एक्टिविटी करता है एक बच्चा उसी से सीखकर सेम एक्टिविटी करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये शिक्षक का कर्तव्य है कि समय पर आना चाहिए, या फिर समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। समय पर अपना जरूरी नहीं है, यानी समय आना ही जरूरी नहीं है। तो बेटा समय पर आने पर शिक्षक छात्र भी उनके समय पर आएंगे, यानी जैसे जैसे अगर टीचर पंक्चुअल होगा ये गुण कैसा आ जाएगा? बच्चों में आ जाएगा। वो देखेंगे कि शिक्षक बहुत ईमानदार है, डेडिकेट है, अपने समय पर अपना काम पूरा करता है, तो ये सारी चीजें बच्चे में आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थी के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा अपूर्ण संभव बना नहीं है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है, और ऐसा यूरोपीय देशों में हो रहा है। यह कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके पूर्ण संभव बनाया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। यह आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, और क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक को क्या प्राप्त होता है? वेतन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। और साथ के साथ बेटा डेली आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन 3:15 पर इसी चैनल पर लाइव आता है, तो आपको डेली लाइव सेशन अटेंड करना है। साथ के साथ वहां पर मॉडल पेपर सीरीज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैंने बताए हैं, तो उनको भी आप अटेंड कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू 2025 से लेकर 2020 तक आपको अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। और यही अगर हम बात करें अधिगम के स्तर की, तो अधिगम के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं ना, या तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डिस्कवर और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। यानी कि सबसे अच्छा जो अधिगम बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, चीजों को प्रत्यक्ष में अनुभव करके सीखने की जो अधिगम प्रवृत्ति है उसको सबसे सुसाध्य माना गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या होती है? बताइएगा क्या हो जाएगी? सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं, यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है, या फिर इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्रों के प्राप्त होते हैं। यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक परिपक्वता क्या है? बताइएगा क्या हो जाएगा? सामाजिक परिपक्वता का उत्तर बालक का फल की भांति पकना, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या फिर बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। अब जब हमने सामाजिकता पढ़ा था तो एक सामाजिक व्यक्ति कैसा होता है? जिसमें समाज के प्रति सभी संवेदनाएं और भावनाएं हो, समाज को शिक्षित बनाए और समाज में जितनी भी कुरीतियां हो रही है उन सभी के लिए आवाज उठाए, ठीक है। साथ के साथ में बहुत ही अच्छे शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि किसी भी बच्चे का सामाजिक अगर विकास करना है तो कम परिपक्व वाले व्यक्ति का अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति के द्वारा विकास किया जा सकता है। और एक बच्चा सामाजिक कब होगा? बच्चा सामाजिक तब होगा जब बच्चे को समाज की गतिविधियों में या फिर समाज की कुरीतियों को जागरूक करने में और उन्हें बदलने में वह सक्षम हो जाएगा। तभी बच्चे में क्या आ जाएगी बेटा? सामाजिक परिपक्वता, यानी कि सोशल मैच्योरिटी आ जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना ही क्या हो जाता है? सामाजिक परिपक्वता का उदाहरण होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, क्या हो जाएगा? विद्यालय, माता पिता, परिवार, समुदाय और जनसंचार माध्यम। तो आधारभूत अभिकरण क्या होगा? माता पिता और परिवार आधारभूत अभिकरण होगा। वहीं विद्यालय की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा का प्रमाण हो जाएगा। विद्यालय कैसा होगा बेटा? औपचारिक शिक्षा का प्रमाण होगा। अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वह होती है जो निश्चित समय पर दी जाती है, यानी स्कूल टाइम आपका फिक्स होता है और एक स्पेसिफिक व्यक्ति आपको हर एक स्पेसिफिक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाता है, यानी कि एक समय निर्धारित हुआ, एक जगह निर्धारित हुई। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आपको कहीं भी कभी भी मिल सकती है, जो आपके घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस और समाज से मिलती है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है बच्चे की? कहाँ होती है बेटा? विद्यालय में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताइएगा। जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ कह नहीं सकते और पोस्टर लगाकर जागृति जगाएंगे। तो सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप जन चेतना जागृत करेंगे, और जन चेतना में आप क्या करेंगे, या तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, टीवी पर न्यूज लाकर कर सकते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में ऐड लगवाकर साथ साथ घर घर जाकर आप जन चेतना की सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, और यही परिभाषा होती है सामाजिकता की भी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रयासशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता और निश्चित। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो एक शिक्षक को बेटा सजग होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। अगर किसी बच्चे में वाणी और किसका विकास, भाषा का विकास नहीं हो रहा है, तो भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन, तो ये डिसऑर्डर बच्चे में उसके जन्म से ही है, तो जन्म से बहरापन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या अर्थ है, बताइएगा क्या अर्थ होगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता, या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यही था कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में पहले क्या था, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें आज बहुत अच्छी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं। और यही हमारा एनसीएफ 2005 कानून भी कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बच्चे अगर अपनी आर्थिक स्थिति में सक्षम नहीं है तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, लेकिन शिक्षा देना अनिवार्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? रेडियो में बेटा सिर्फ आवाज आती है। ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। टेलीविजन, बिल्कुल टीवी में हम चीजें सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जो कि आपके मनोरंजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो बिल्कुल सही है। इसी के साथ OHP, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, बताइए? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा और नाटकीय तरीके से। तो भूल सुधार पद्धति को हम कौन से तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं? भूल सुधार को हम नाटकीय तरीके से इसको बढ़ावा दे सकते हैं। प्राप्त संकेतकों में व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है निकूटन, सुसाध्य, संप्रेषण और विकूटन। यानी कि संकेतों को व्यक्तिगत अर्थों से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है बेटा संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण की परिभाषा ही यही होती है कि समान अर्थों वाले विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को अपने प्रेक्षक तक या फिर किसी व्यक्ति तक पूरे हाव भाव के साथ में पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किस व्यवसाय को या किस बिजनेस को देंगे, बताइएगा बेटा?
चिकित्सा को, बैंक अधिकारी शिक्षण को या फिर कानून को। वैसे तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बीएसटीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको क्या ऑप्शन सही करना है? शिक्षण को बिल्कुल सही हमको अनुमति दे देनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की पूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। क्या आप इस बात से सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत और सहमत? यानी कि उद्देश्यहीन हो गई है। जी नहीं, हमारी शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से उद्देश्य पूर्ण है। तो हम इस बात से क्या हो जाएंगे बेटा? असहमत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और शिक्षा प्रणाली को देखते हुए ही महात्मा गांधी ने कौन सी अवधारणा दी? 4H अवधारणा, जिसमें व्यक्ति का हैंड और व्यक्ति का हार्ट, हेल्थ और हेड, चारों चीजों का विकास हुआ था। किसने दी थी? 4H अवधारणा दी थी बेटा महात्मा गांधी ने। और पेस्टोलॉजी दो थे, उन्होंने दी थी 3H अवधारणा, पेस्टोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु है, बताइएगा। अपने जिले में उपलब्ध व्यवस्था, व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावना, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना और अपने निर्णय में विश्वास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत और ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। यानी कि एक श्रोता और स्रोत यानी सेंडर और रिसीवर के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 20 से 12 इंच, 1 से 2 इंच, 8 से 12 और 3 से 6 इंच। तो ये मानक बिल्कुल साइंटिफिकली आधारित है। कितनी होनी चाहिए? 3 से लेकर के 6 इंच तक यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों को, यानी जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क में आप क्या काम करते हैं? क्या काम आता है आपके होमवर्क? बताइए। तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावना कम करता है, थकान उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल आपकी तर्क शक्ति और विचार शक्ति को बेटा होमवर्क बढ़ाता है, साथ में आपकी घूमने की प्रवृत्ति भी तो कम करता है। लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? और मैंने बहुत बार आपको बताया बेटा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते समय आपको ना सिर्फ एक शिक्षार्थी की भांति बल्कि एक शिक्षक की भांति भी यहाँ पर आपको सोचना होगा। आप उसका उपहास करेंगे, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे, आप उसको गलती का एहसास कराएंगे कि आपने ये क्वेश्चन गलत पूछा है। क्लास में बार बार ऐसा डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, तो उसको गलती का क्या कराएंगे बेटा? आभास कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे? कई बार ऐसी सिचुएशन आती है बेटा, क्योंकि टीचर सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञानी तो है नहीं, है तो इंसान, उसको भी कुछ कुछ चीजें तो भूल ही जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे? तो या तो उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप करा देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे।
या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो यथासंभव उत्तर से अच्छा है बेटा, अगर शिक्षक बनने के बाद आपको कुछ सवाल या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप उत्तर देने में असक्षम है, तो आप एक दिन का समय लीजिए और दूसरे दिन बच्चे को सही बिल्कुल सटीक उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्मों के उत्सव पर शुभकामनाएं यानी विशेष देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामना देंगे, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों से आपको कोई लेना देना नहीं है। और जब हमने पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले, मैंने शिक्षक के गुण बताए थे, तो शिक्षक का एक गुण सामाजिक गुण भी है, जिसमें शिक्षक को सभी धर्मों में समानता रखनी चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों को सभी धर्मों में आप उत्सवों की शुभकामनाएं देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? बाल विकास का ज्ञान हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से सुंदर रह सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है और बालक को मनोवृत्ति समझने में सहायक मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं, एक विद्यार्थी और एक आम श्रोता बहुत अलग है बेटा। हम हमारे समाज में अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को और शिक्षित व्यक्ति को देखें, या फिर कोई बच्चा जो डेली स्कूल जाता है, कोई बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता, तो क्या उनकी मानसिकता में फर्क दिखता है? दिखता है या नहीं? हाँ दिखता है ना। तो एक बच्चा और सामान्य बच्चा विद्यार्थी से अलग है, तो हम इस बात से क्या है, बिल्कुल असहमत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। क्या कोई अंतर नहीं है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, हम इस बात से असहमत हैं। आप सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के विकास के लिए कौन सी शिक्षण विधियां अपनाएंगे? क्रिएटिविटी होती है बेटा बच्चों में नई खोज, नए विचार का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी कहलाता है, जिसमें बच्चा नई खोज करता है, अनुपयोगी चीजों से उपयोगी चीजें बनाता है, या फिर मानव उपयोगी चीजें बनाता है लेकिन नया आविष्कार करता है। यूं नहीं किसी का कॉपी पेस्ट हो गया। समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, इतिहास विधि, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। आपकी रुचि कहाँ निर्भर होनी चाहिए? आपके माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर और स्वयं पर। तो स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, स्वयं पर होनी चाहिए। स्वयं की रुचि किस पर होनी चाहिए बेटा? स्वयं पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 2022 पीवाईक्यू के लास्ट क्वेश्चन पर। तो बताइएगा आंसर। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है अपने घर से, विद्यालय से, समाज से और स्वयं से। उत्तरदायित्वता की भावना का प्रारंभिक पाठ कि ये उसकी जिम्मेदारी है या नहीं। प्रारंभिक पाठ बच्चा कहाँ से ये चीज ग्रहण करता है? तो उत्तरदायित्वता की भावना अपना बच्चा जो है विद्यालय से ग्रहण करता है, क्योंकि विद्यालय बच्चे की प्रारंभिक शाला होती है अपने परिवार के बाद। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और जितने भी पीवाईक्यू है, एमसीक्यूज है, वो सभी आपको अटेंड कर लेने हैं, क्योंकि इस बार बीएसटीसी 2026 50 के 50 पार, यही हमारा टारगेट रखा गया है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।